शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पहला सुख निरोगी काया। वैसे तो 8 प्रकार के सुख बताए गए हैं, लेकिन जो पहला सुख है अगर वो ना हो तो बाकी के सुख भी बेकार है। और पहला सुख ही है वो जो निरोगी काया ही है, जो मनुष्य को हर चीज़ दिलाती है, मनुष्य को हर लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग करती है। हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं, बहुत ही महान व्यक्तित्व, प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी, जो कि पूरी तरह अपने जीवन में अलर्ट है, बहुत व्यस्त हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और बड़े बड़े रोल अदा करते हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूँ आपसे। प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी हैं और पूर्व में ये पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर थे। बाकी सब कुछ इनसे ही मैं जानता हूँ। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप पहले केएल पॉलिटेक्निक में पढ़ाते थे, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स है, तो वहाँ पर भी थे आप? हाँ, अच्छा। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में पिछले 40-45 साल से मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द इंजीनियर्स इन द कंट्री एंड अब्रॉड। तो इसमें हर तरह की चीज़ जो है, इसमें हम लोग डिप्लोमा लेवल वालों को भी ट्रेनिंग देते हैं, उनको इंजीनियर बनाते हैं। जो इंजीनियर हैं उनको हम टेक के लिए भी तैयार करते हैं, जो एमटेक है उनको पीएचडी के लिए भी हम तैयार करते हैं। तो ये बड़ा इंस्टीट्यूशन है और इसमें थ्रू आउट द कंट्री इसके ऑफिसेज हैं और इसमें काफ़ी तरह के फैसिलिटी देते हैं। बहुत सारा इसके अंदर व्यवस्था है जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर चला रहा है। हमारा इसके अंदर कनेक्टेड जो है हमारी यूनिवर्सिटी से, हमारा इसका ऑफिस भी यहाँ पर है, पूरा है। अब जो स्टेट सेंटर है हमारा उत्तराखंड में, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का जो स्टेट सेंटर बना है उसका पूरा अच्छी तरह से काम हो रहा है। और थ्रू आउट दी उत्तराखंड जितनी एक्टिविटीज़ हमारी टेक्निकल होती हैं वो लुक आफ्टर करते हैं। बहुत सारे मैंने अपने टाइम में बहुत सारे सेमिनार्स इसमें कराए हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर, जो बहुत सारे इसमें काम हुए हैं। मैं इसके अंदर लोकल चैप्टर के साथ जो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में है उसमें मैं सेक्रेटरी भी रहा हूँ। इसके बाद में इसकी हमारी जो स्टूडेंट चैप्टर के हाइस्ट बॉडी जो सेंट्रल लेवल पर होती है, जिसकी मीटिंग साल में 2 बार होती है, उसका भी मैं एडवाइज़र रहा हूँ। इसके बाद इन एडिशन टू दैट इसके जो हमारी वेरियस जो हमारी कमिटीज़ हैं उसमें मैं थोड़ा लखनऊ का सेंटर रहा, उत्तराखंड का सेंटर रहा है, उसमें मेंबर के रूप में मैं रहा हूँ। काफ़ी काम किया है इसमें मैंने। जैसे कि आप रुड़की में पहले आए, तो इससे पहले कहाँ रहते थे? आपकी प्रारंभिक जो स्थान, जन्म स्थान कहाँ है और आपकी जन्म तिथि क्या है? मेरा जो जन्म हुआ है वो रामपुर स्टेट यूपी में आता है, जो पहले स्टेट थी। और ये 1937 रामपुर के अंदर मेरा जन्म हुआ है। और उसके बाद मैंने बीएससी तक जो एजुकेशन ली है वो रामपुर में ही ली है। और एजुकेशन के बाद फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए मैंने एडमिशन लिया, तो मैंने बिट्स पिलानी से 1962 में इंजीनियरिंग किया। और उसके बाद थ्रू आउट दी इंडस्ट्री इन द कंट्री इन अब्रॉड काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम किया, जिसमें टाटास हैं, बिरलास हैं, आपके जेके हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एमईएस है, वेरियस इंडस्ट्रीज़ अदर हैं, सब में मैंने जो इसमें काम किया। वो काम करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा टीचिंग में आया, जिससे मैंने पॉलिटेक्निक्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है काफ़ी मैंने इसमें फिर एमटेक भी किया था यूनिवर्सिटी से। इसमें वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट से मैंने किया था 1983 में। और इस वक्त हमारी जो रुड़की यूनिवर्सिटी है उसमें हमारी अलमनी एसोसिएशन है, जिसको पिछले 40-45 साल से मैं देख रहा हूँ। और इसमें हर साल हम जो है वेरियस जुबली सेलिब्रेशन करते हैं, जिसमें सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली, रूबी जुबली। इसमें हम सारे पास आउट स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, 3 दिन का प्रोग्राम हम करते हैं, बड़े हाईएस्ट लेवल को प्रोग्राम होता है। और हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। और इसको मैं काफ़ी मेन मेरा रोल रहा है, चाहे किसी तरह की कमेटी हो, सबको मैंने लुक आफ्टर किया है। और आई एम द एक्टिव ओल्डेस्ट मेंबर अलाइव एट दिस मोमेंट of this institution of engineers also, as well as रुड़की यूनिवर्सिटी अलमनी एसोसिएशन also। किस वर्ष में विवाह किया था आपने? जो शादी हुई है 11 जून 1966। अभी वर्तमान में आपकी आयु कितनी है? इस वक्त मैं 15 दिसंबर 1923 को मैं 86 पूरे करूँगा और उसके बाद मेरी 87 का शुरू होगी एज। इस वक्त मैं
आपका उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन का एडवाइज़र हूँ। इसमें मैं आपका जो भी कंज्यूमर से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं देखता हूँ। इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई शिकायत है तो उसको मैं देखता हूँ। इसके अलावा यूपी के अंदर यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का मैं एडवाइज़र हूँ, जिसमें रेट फिक्सअप होते हैं, क्या होता है, कैसा होता है, जो लागू करती है पावर कॉरपोरेशन, उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद मैं सेंट्रल लेवल पर रेलवेज़ का वेरियस कमिटीज़ में मैं एडवाइज़र रहा हूँ। इस वक्त में जोनल ZRUCC जोनल रेलवेज यूज़र्स कंसल्टेटिव कमेटी है, जिसमें बहुत ही एक्टिव मेंबर हूँ मैं। खास से हर मेरे पास इसके अंदर 14 स्टेट आती हैं जिसको हम देखभाल करते हैं, जिसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। सबको जान मॉनिटरिंग जाती हैं। वहाँ पर जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो यूज़र्स की, जो हमको रेलवे की तरफ से देना चाहिए वो मिल रही हैं, उनको नहीं मिल रही हैं, इस बारे में मैं सारी जानकारी करता हूँ और संबंधित अधिकारियों को इस बारे में जो है बताते हैं, समझाते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ कमी है। कोई जो सजेशंस हमको मिलते हैं पब्लिक से उसमें संबंधित में, तो वो भी उसको हम देखते हैं और उसके हिसाब से उनके आदेश करते हैं कि उसको रेलवे उस तरह की प्रोवाइड कराए उनको। जिस प्रकार ये आपके कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो आपको समय समय पर बहुत दूर दूर जाना भी पड़ता होगा। हाँ, इसमें हमको जाना भी पड़ता है, लेकिन क्योंकि मैं किसी से कोई चार्ज नहीं करता हूँ, तो जिसका जो काम है, अगर रेलवे का है तो रेलवे हमको लेगी, पावर कॉरपोरेशन का काम है तो वो हमको घर से लेगी, हमको छोड़ेगी, हमारे रहने सहने का इंतज़ाम करेगी। अगर आउटडोर स्टेशन है, वर्क है, तो इसमें हमें न लेना है ना वह देना है, लेकिन हमें अपने पास से किसी तरह का कोई खर्च नहीं करना है। इसलिए उस पार्टी की जिम्मेदारी है जिसको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है। जैसे कि आप इस आयु तक इतने गतिशील हैं, इतने मतलब अलर्ट हैं, तो इसके लिए आपका जो शारीरिक जो स्थिति है ये इतनी मजबूत रही, इसके पीछे क्या किसी गेम से जुड़े हुए थे आप, या कैसे इतने लगातार समय तक आपका शारीरिक क्षमताएं बनी हुई हैं, इसे कैसे हुआ ये रेगुलर रहना और हेल्थ से कंप्रोमाइज़ करना, किसी तरह की समय पे उठना है, समय पे एक्सरसाइज करना है, समय पे खाना है, समय पे टाइम देना लोगों को जो है। एक तो डेडिकेशन, जहाँ भी आपको काम है आपको सेटिस्फेक्शन रखना है और आपको उसके प्रति जो है भावना रखनी है कि किसी तरह का उसमें गलत तरीके से काम नहीं हो, पूरा उसको श्रेय देना है। इसके साथ में आपको पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर पंक्चुअलिटी नहीं है, अगर आप, मैंने ज़मीने में अब तक देखा है, अगर किसी ने मुझको किसी शादी में, किसी प्रोग्राम में टाइम दिया, अगर 4 बजे का, 7 बजे का, तो मैं उसी वक्त जाता हूँ और वहाँ पर किसी को ना देखकर उनको नमस्ते करके मैं वापस चला आता हूँ, क्योंकि मैंने टाइम की बहुत कदर की है और टाइम को मैं बहुत प्रार्थना देता हूँ। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे लिए टाइम की बहुत वैल्यू है। मैं उसके हिसाब से ही चलता हूँ और हर एक को गाइड करता हूँ कि टाइम की पंक्चुअलिटी रखें ताकि कोई इंतज़ार ना करे। क्योंकि एक गज़ल भी है उसमें कि वक्त सारी ज़िंदगी में 2 ही गुज़रे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तो इसलिए मुझे बहुत चीज़ को अच्छा नहीं लगता है अगर कोई समय की पाबंदी नहीं करता है और उसकी अवहेलना करता है, तो वो मुझे सूट नहीं करता। तो मैं थोड़ा, मेरे बहुत प्रिंसिपल्स हैं, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, लेकिन पता नहीं लोग फिर भी मुझको क्यों प्यार करते हैं। लेकिन मैंने कभी ना गलत चीज़ कही है ना गलत करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हर एक आदमी को सेटिस्फाई कर सकूँ, लेकिन क्योंकि नेचर ऐसी है गुस्सा करने की, मैं गुस्सा बीच बीच में कर देता हूँ, लेकिन फिर भी लोग उसको जो है, बच्चे जो है माइंड नहीं करते हैं। हालांकि मैंने अपने टाइम में, टीचिंग के टाइम में, इंडस्ट्री के टाइम में बहुत सख्ती की है, लोग मुझसे बहुत नाराज़ रहते थे, लेकिन मेरे छोड़ने के बाद वो आज भी अगर मिलते हैं तो वो इतना प्यार देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में कोई गेम खेलते होंगे, तो आपका पसंदीदा गेम कौन सा है? खेलते भी थे या सिर्फ पसंद करते थे? मेरा पसंदीदा गेम शुरू से जो है 1955 से टेनिस का रहा है और वो मैंने कंटिन्यू किया अप टू इंजीनियरिंग के बाद में 62-65 तक। आपकी जैसे ये लाइफ है, आपने एक यूनिक लाइफ है आपकी, आपने बहुत कुछ किया है ऐसा जो आमतौर पर लोग नहीं करते, तो आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है इस विषय में, इस क्षेत्र में? आपका प्रेरणा स्रोत तो, क्योंकि शुरू से मुझे जो संस्कार मिले हैं वो मुझे अपने फादर की तरफ से मिले हैं, क्योंकि वो एक तरह से जो है पॉलिटिकल भी थे, आर्य समाजिस्ट भी थे, कांग्रेस की जो उन्होंने स्थापना की थी, तो वो पसंद करते थे कि जल्दी सोया जाए और सुबह को जल्दी उठा जाए। तो हमको वो सुबह को 4 बजे उठाते थे,
हम नींद में होते थे, पहले हमको श्लोक वगैरह सिखाते थे, हम अपने आधी आधी आवाज़ों में बोलते रहते करते रहते थे। फिर हमको जो है वो घूमने ले जाते थे। जो हमारे रामपुर के अंदर कोसी नदी है, वो करीब 4-4.5 किलोमीटर है, तो हमको वहाँ लेके जाते थे। रास्ते में पूरा अपनी गीता रामायण ये सार के मुझको श्लोक बताते थे, समझाते थे। इसके बाद में हमको स्नान कराते थे, हमको तैराना सिखाते थे, और फिर उसके बाद हम लोग आते थे। उससे पहले पूरा उन्होंने हमको दंड बैठक लगाना, दंड बैठक चलाना, एक्सरसाइज कराना रेगुलरली हमको कराते थे। तो ये शुरू से हमको प्रेरणा रही है, तो इसलिए हमने समय की पाबंदी की, मेहनत भी की, शरीर को रेगुलर रखा भी, घूमने फिरने में बराबर लगातार रखा। अब भी मैं आज तक कभी भी नागा नहीं करता हूँ। ऑफिशियल ड्यूटी पे भी मैं जाता हूँ तो जो मेरे कार्यक्रम हैं, जिस समय पे उठना है, जिस समय एक्सरसाइज करनी है, जिस समय घूमना है, जिस समय चाय पीनी है, जिस समय ब्रेकफास्ट करना है, जिस समय नाश्ता करना है, सब टाइम मेरे फिक्स हैं। उसके अलावा अगर मुझे 2 बजे लंच लेना है, मुझे कहीं लंच का टाइम 2 बजे नहीं मिला तो मैं वो लंच इग्नोर कर दूंगा, फिर मैं नहीं लेता हूँ। जैसे आपने बताया आपके पिताश्री, तो वो आपके गुरु भी हुए एक तरह से? हाँ बिल्कुल रहे, वो सीनियर बहुत एडवोकेट रहे कम्युनल साइड के, और उन्होंने रामपुर के अंदर आर्य समाज की स्थापना की, बहुत सारी शादियाँ कराई हैं इस मामले में, और लीडिंग एडवोकेट भी रहे हैं, और जो कांग्रेस से संबंधित लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे काफ़ी टाइम, और नवाब के ज़माने में मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन के मिनिस्टर रामपुर के अंदर, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो थी कम्युनिटी। आपने कहा कांग्रेस की स्थापना करी थी, तो ये कांग्रेस की स्थापना के बाद साथ वो प्रेसिडेंट काफ़ी टाइम तक रहे डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम रहा उनका? राधे श्याम अग्रवाल। कि आप जीवन में बहुत कुछ कर गए, जो आपने किया ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा मन में जो कि करना चाहते थे और नहीं कर पाए? मैं समझता हूँ कि जो कोई मैंने किया है वो बियॉन्ड एस्टिमेट किया है। वो किसी तरह की कोई ख्वाहिश नहीं है कोई करने की। जो कुछ हो सकता था सब कुछ हो चुका है। अब तो मैं चाहता हूँ इसके अलावा कहीं ऊपर कहीं ज़रूरत पड़ेगी मेरी, तो उसको मैं जाने की कोशिश करूँगा। बचपन में कोई ऐसा काम जिसे सपना देखते थे कि आप मैं ये करूँ, और कर गए? नहीं, सपना तो नहीं देखा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक बहादुरी का केस है कि बनिए के फैमिली के अंदर, मैं ये 4 सितंबर 1963 की बात है कि मेरे आउट हाउस में 2 जो थीव्स हैं वो घुस के बैठ गए थे चोरी के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पर हमारे मकान में एक ओवरसियर रहते थे और उनके पेमेंट्स वगैरह आते रहते थे, शायद उस पर उनकी निगाह थी। तो उस वक्त उनके पास उनको पता चला होगा, तो वो शाम से हमारे आउट हाउस में बैठ गए। तो मैं उन दिनों में रामपुर ही था। मेरी नेचर थी कि जो आउट हाउस को मैं खुद रात को 9 बजे करीब बंद करता था, लेकिन एक दिन जब मैंने देखा कि दरवाज़ा वो ऑलरेडी बंद है तो मुझे कुछ शक हुआ। तो मैंने उसको खोल के जो मैं अंदर गया तो देखा कि 3 लोग जो थे 3 कॉर्नर के ऊपर अंदर कमरे उसमें आउट हाउस में घुसे हुए थे। तो मैंने जो सामने मुझे दिखाई दे रहा था, मैंने उसको कौलिया पकड़ लिया और उसने एकदम अपने हाथ खींच लिया और खींच के मुझको स्टैबिंग किया था बुरी तरह से। ये 3-4 मिनट के अंदर ही सारी लोग इकट्ठे हो गए और मैंने उसको अपने, जब मैं ताकत नहीं रही गिर गया मैं नीचे, तो मैंने उसको अपने टांगों के बीच में फंसा कर उसको बाहर खींचता हुआ ले आया। इस बीच में लोग सब आ गए, उन्होंने उसको हैंड ओवर करने के लिए उसको पकड़ लिया और मुझको फ़ौरन जो था अस्पताल लेके जाए गए, क्योंकि मैं बहुत अनकॉन्शियस हो गया था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, पुर्गुलर पंक्चर हो गया था, पूरे स्टैबिंग हुए थे आगे पीछे। मेरा जो है राइट हैंड जो है वो सारी उंगलियाँ कट गई थी, इससे काम नहीं होता था, सारा सुन हो गया था। उस वक्त ब्लड की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मेरे टाइम पर ब्लड जानते ही नहीं थे ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो वो फ़ौरन गवर्नमेंट ने जो है लखनऊ भेजा पता करने के लिए हमारा सैंपल लेकर कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, इनका क्या है। वो अगले दिन जो है ब्लड लखनऊ से जो है पता करके आया गया, तो उसमें पता चला कि इनका नेगेटिव बी नेगेटिव ग्रुप है, जो रेयर ग्रुप होता है और उसकी वजह से दिक्कत भी होती है। तो इसलिए वो मुझको ब्लड दिया गया, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक परेशानी मुझको रही। जिसको पकड़ा गया था उसको कोशिश की गई सज़ा देने की और उसको सज़ा लाई गई। मैं उस टाइम पर बॉम्बे में पोस्टिंग मेरी थी, कई बार मुझको पेशी में मुझे बुलाया जाता था, रेस्पेक्ट देते थे मुझको, और उसको कई दफ़ा जेल में मुझको ले जाकर उनको पहचान भी कराई गई, सब कुछ हुआ। उसके बाद उनको सज़ा भी दी गई और पुलिस ने इस मेरी बहादुरी के ऊपर पूरे, क्योंकि सारे प्रेस पेपर से सब फ्लडेड हो रहे थे कि बनिए के घर में ऐसा जवान पैदा हुआ है बहादुर, जिसने डाकू को पकड़कर सज़ा दिलाई है। तो पुलिस ने मुझको रिवार्ड किया था
मेरे पिस्टल का, तो वो पिस्टल आज भी मेरे पास है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। अभी तक मैंने उसको रिन्यू कराता रहा हूँ और वो मेरा अभी तक रिन्यू है। हालांकि इसकी 85 के बाद में रिन्यू नहीं करते एज ए स्पेशल केस, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो मेरा जो है अगले फिर 3 साल की जगह 5 साल का जो है उसको रिन्यू किया गया है। जैसे कि अभी ब्लड की बात चली, तो आप लगातार ब्लड देते रहे, अब भी देते हैं? अब तो क्योंकि अथराइज नहीं है हमारा ब्लड लेने के लिए, क्योंकि हम 60 के 65 के ऊपर ब्लड को नहीं लेते हैं, लेकिन मेरी अपनी जो है संस्था रही है आई केयर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं चेयरमैन रहा हूँ। मैंने इसमें ब्लड डोनेशन और आई डोनेशन का काम किया है। इसमें मैंने जो चेयरमैनशिप बनाई है, इसमें टाइम्स आई रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली के माध्यम से उनके हेल्प से ही सब चीज़ चालू की है। और ये मैंने वेरियस कॉलेजेस के अंदर, बैंक्स के अंदर ब्लड के कैंप्स लगाए, जिसमें डोनेशन कराता था, चेकिंग कराता था। इसके बाद में स्कूलों के अंदर बच्चों को जो है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह की आई टेस्टिंग होनी चाहिए, उसको कमी को विटामिन को देने के लिए उसकी व्यवस्था करना। तो मेरे साथ में काफ़ी सहयोग दिया है BG ने, जिसमें हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल है, इसके सारे डॉक्टर्स मेरे साथ चलते थे एज ए टीम, और वो सारे कॉलेजेस में, बैंक्स में, सब में मेरे साथ काम करते थे, मुझको सहयोग देते थे। लोकल डॉक्टर्स भी इस काम में मुझे मदद करते थे। जब मुझे ज़रूरत होती कैंप लगाने की, तो मुझे समय दे के मेरे साथ चलते थे और मैं काम करता। मैंने इसीलिए 25 टाइम जो है अपना ब्लड दिया है। और आज अगर मुझे ब्लड की ज़रूरत दोबारा जबकि मुझे उस वक्त ब्लड की ज़रूरत थी तो कोई जानता ही नहीं था मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन आज मुझको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो शायद मुझे सारी जहान से लोग ब्लड देने के लिए तैयार हो जाएंगे। खासतौर से रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें मैंने उनको कई बार बुलाकर जो है कैंप्स लगवाए, ब्लड डोनेट कराया, और वो उसको इस्तेमाल करके अब भी करते हैं और याद करते हैं। मुझको कितने रीजनल, इस मामले में मुझको रीजनल अवार्ड्स मिले हैं, मुझको स्टेट अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। बता नहीं सकता है किस तरीके से भरा पड़ा है सामान मेरे पास, जो मुझको अवार्ड दिए गए हैं। मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक महानता मैं समझता हूँ अपने आप को, कि मैं इतना गुस्सा करने वाला आदमी, इतना ख़राब आदमी होते हुए भी मुझको लोग इतना पसंद करते हैं, और आज भी मुझको लोग पसंद करते हैं। ईश्वर में कितनी आस्था रखते हैं आप? ईश्वर में बिल्कुल आस्था रखता हूँ मैं। वैसे मैं आर्य समाजिस्ट हूँ, लेकिन किसी चीज़ का मैं बुरी तरह से बात नहीं करना चाहता हूँ। सब में मेरी श्रद्धा रहती है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, मुझे कोई इतराज़ किसी से नहीं है। लेकिन मैं मंदिर में थोड़ा जाने से हिचकिचाता रहा हूँ, कभी मैं मंदिर गया नहीं हूँ। आपके इस समय जो वर्तमान में पसंदीदा पार्टी कौन सी है? आपके रिश्तेदारी में भी एक बड़े नेता हैं। हाँ, तो मैं कभी मैं पसंद नहीं करता। मैं कभी जब उनके पास बैठता हूँ तो मैं उतनी देर मेरे पास कोई ऐसा आदमी पॉलिटिक्स की बात उनसे बात नहीं करेगा, और ना मैं ही कोई चीज़ उनसे बात करता हूँ। लेकिन रिश्ता होने के नाते मुझको जाना पड़ता है, बातचीत आप करने। बताएंगे क्या रिश्ता है? हाँ, जो व्यूअर्स हैं उनको बता दें। तो इस बार जो है, जो नरेश अग्रवाल रहे, जो हरदोई के हैं, वो आपके पहले शुरू में यूपी स्टेट में रहे हैं, परिवहन मंत्री रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, पावर मिनिस्टर रहे हैं। इसके बाद में उन्होंने जो है फिर सेंटर में गए, फिर MP रहे। MP के बाद उनका बच्चा जो इस वक्त जो है नितिन अग्रवाल, वो इस वक्त स्टेट मिनिस्टर है यूपी के अंदर, जिसका एक्साइज मिनिस्ट्री है उसके पास। मेरे और जो दिक्कत साले हैं, 5 साले हैं। एक डॉक्टर रिटायर्ड एनेस्थीसिया सर्जन हैं, दूसरे जो हैं इंडस्ट्री में रहे हैं, वो चेयरमैन हैं इंडस्ट्रीज के पूरे यूपी के। दूसरे जो हैं जिला परिषद में रहे हैं, दूसरे पंचायत में प्रेसिडेंट रहे हैं, मैंने नगर पालिका में पंचायत रहे हैं। सारे मेरे कोई ऐतिहासिक किरदार भी ऐसा है जो बहुत प्रभावित करता हो आपको? ऐतिहासिक प्रभावित तो कोई भी आपका कोई नेता हो, कोई वैसे स्वतंत्रता सेनानी या कोई वैज्ञानिक या कोई ना, जितने भी हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट हैं उनका मैं बहुत कदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। और ख़ासतौर से जो हमारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है, जो आज बड़ी बड़ी दूरों पर हैं, कोई चाहे रेलवे का चेयरमैन हो, चाहे कोई हाइडल का पावर का चेयरमैन हो, कोई आपका DM हो, कोई SDM हो, कोई कमिश्नर हो, सब, तो वो उनके लिए प्रशोधन को मैं एक चाहिए ही देता हूँ कि जैसे हमने आपको सिखाया है, करा है, वैसे ही आपको काम करना है। आपको डेडिकेशन के साथ रहना है, पंक्चुअलिटी के साथ रहना है, हर एक की बात सुननी है, किसी को मना नहीं करना है। अगर काम नहीं हो सकता तो कोशिश करो कि उस काम को करने की कोशिश करें। अगर अगला जन्म मिले तो आप PP अग्रवाल ही बनना चाहेंगे या कोई और कुछ बनना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कुछ अब जन्म लेना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीख लिया है अपने उम्र से ज़्यादा मैंने। तो मेरी कोई इच्छा नहीं है कि पुनर्जन्म हो और मैं किसी नाम से जो है यहाँ पे मेरी उत्पत्ति हो।
इस जीवन को लेकर कितने संतुष्ट हैं और 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे अपने आप को? मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, लेकिन नंबर देना मेरा काम नहीं है। ये नंबर देना तो पब्लिक का, लोगों का काम है, जिन लोगों ने मुझको देखा है, परखा है, समझा है। मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो आप जाते जाते अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सामने आप नई जनरेशन के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हो तो? संदेश मेरा तो यही रहेगा जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। आपको काम के प्रति आपको डेडिकेशन होना चाहिए, आपको पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, समय की पाबंदी होनी चाहिए, और सच्चाई से रेगुलर रहकर हर चीज़ को काम करना है। हेल्थ कॉन्शियस रहना है। जो आजकल काम चल रहा है, ये खाने पीने का, जो लोग ओबीसी हो रहे हैं, बच्चे कितने, कोई माँ बाप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बार पैसा ऐसी चीज़ हो गई है कि माँ बाप को भी फुर्सत नहीं बच्चों को देखने के लिए, इसलिए बच्चे जो हैं बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं। किस तरह का फास्ट फूड खाया जा रहा है पता नहीं सकता, किस तरह की बीमारी आजकल छोटे छोटे बच्चों को किस तरह की बीमारी, ब्लड प्रेशर है, हाइपोटेंशन है, आपकी किस हर तरह के उनको परेशानी महसूस हो रही है, हार्ट अटैक तक के हो रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि संयम से रहें, समय पे खाएं, समय पे पिएं, समय पे सोएं, और ज़्यादा जो आजकल जो बर्बाद कर रहा है ये हमारा मोबाइल फ़ोन और टीवी जो है ये बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को। आजकल डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत चीज़ ज़रूरी है कि हमको डिसिप्लिन में रहना है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो ये आप थे हमारे पीपी अग्रवाल जी, तो गागर में सागर कह सकते हैं आप इन्हें। तो ऐसे ही हम किसी और वीडियो में किसी और महान हस्ती के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।